नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात देश की राजधानी दिल्ली में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। 6 जुलाई की रात कोई 8 सवा 8 बजे का समय था, जब दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में एक डीटीसी बस के ड्राइवर संजीव कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिस समय हत्या हुई थी उस समय संजीव अपनी 28 साल की पत्नी गीता और अपने 10 साल के बेटे गौरव के साथ मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा था। दीपाली स्कूल के पास संजीव पहुंचा ही था कि उसकी चलती बाइक के बगल से एक अन्य बाइक पर 2 सवार निकले थे और उन्होंने संजीव की बाइक ओवरटेक करते हुए उसे गोली मार दी। गोली लगते ही संजीव एक और गिर गया और उसके साथ बाइक पर बैठी उसकी पत्नी और बेटा भी गिर गए। गीता बाइक से गिरते ही बेहोश हो गई थी। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसका पति घायल अवस्था में एक और पड़ा है और उनके चारों तरफ भारी भीड़ जुटी है। लोगों की मदद से वो अपने पति को लेकर अस्पताल गई, जहां उसने डॉक्टरों को बताया कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। डॉक्टर ने संजीव का चेकअप किया और उसे मृत घोषित करते हुए पुलिस को फोन कर दिया, क्योंकि मामला एक्सीडेंट का नहीं बल्कि गोली लगने का था। सूचना मिलने के बाद गोविंदपुरी के थाना प्रभारी जगदीश यादव टीम के साथ अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने जब गीता से घटना की जानकारी लेनी चाहिए तो वो पुलिस को अलग अलग बयान देकर गुमराह करने लगी। कभी कहती कि एक्सीडेंट हुआ है तो कभी कहती कि उसे कुछ पता नहीं, वो तो बेहोश हो गई थी, और कभी कहती कि कालकाजी बस डिपो के कुछ लोगों से संजीव की दुश्मनी थी, उन्होंने उसे गोली मारी है। इस दौरान गीता के चेहरे पर पति को खोने का वैसा गम किसी को नजर नहीं आया जो अक्सर ऐसे मौकों पर दिखता है। जब उससे सख्ती से पूछताछ हुई तो उसका झूठ ज्यादा देर तक पुलिस के सामने टिक नहीं पाया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के पास सिकंदराबाद अंतर्गत आने वाले एक गांव बिलसुरी निवासी संजीव कुमार के माता पिता अपने 3 बेटों और एक बेटी के साथ दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में आकर रहने लगे थे। उन्होंने अपने बच्चों को यहीं के सरकारी स्कूल में पढ़ाया लिखाया था। बीच बीच में वो गांव भी चले जाते थे। बच्चों के जवान होने पर उन्होंने सभी की शादियां कर दी और सभी ने इसी इलाके में अलग अलग अपनी गृहस्थी बना ली। इसके बाद माता पिता गांव लौट गए और वो खेती किसानी देखने लगे। संजीव कुमार शुरू से ही परिवार से अलग रहा करता था। दबंग टाइप के संजीव की अपने भाइयों से और माता पिता से ज्यादा बनती नहीं थी। संजीव ने जब अपने दम पर डीटीसी बस की सरकारी नौकरी पाली तो उसके हौसले और बुलंद हो गए। कुछ ही साल में वो अपनी दादागिरी और नेतागिरी की बदौलत डीटीसी कर्मचारी यूनियन का नेता भी बन गया। सरकारी तनख्वाह के अलावा वो कई अन्य गैरकानूनी तरीकों से भी पैसे कमाने लगा और कई जमीनों पर उसने अवैध कब्जे कर लिए, जिन्हें बाद में सरकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर उसने अपने नाम पर लिखवा लिया। इसी बीच घर वालों ने बुलंदशहर में अपने गांव के पास के एक परिवार की लड़की से उसका रिश्ता तय कर दिया। लड़की का नाम था गीता। गीता की मां अपने पति को छोड़कर अपने बच्चों के साथ दिल्ली में आ बसी थी। यहाँ उसे एनडीएमसी में सफाई कर्मी के रूप में काम मिल गया तो गृहस्थी की गाड़ी आराम से चलने लगी। गीता की शादी संजीव से तय हुई तो दोनों के ही परिजन खुश थे, मगर इस रिश्ते में खुशी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। दरअसल संजीव शुरू से ही इधर उधर मुंह मारने का आदी था। शादी के बाद भी उसने पत्नी के अलावा कई औरतों से शारीरिक संबंध बना रखे थे, जिसे लेकर गीता और संजीव में आए दिन झगड़े होने लगे। इस बीच संजीव से गीता को 2 बच्चे हुए, बेटा ललित और बेटी कोमल। घर में आए दिन माँ बाप के बीच होने वाली मारपीट, गाली गलौज के बीच दोनों बच्चे बड़े होने लगे। पति के अत्याचार से तंग आकर गीता कभी कभी बच्चों को लेकर अपनी माँ के पास चली जाती थी। संजीव ने सरकारी नौकरी करते हुए गोविंदपुरी इलाके में 200 गज का एक प्लॉट, 2 मकान, डीडीए का एक मकान, नोएडा के परी चौक जैसे एरिया में एक प्लॉट और एक अन्य मकान छोटी सी अवधि में बना लिए थे। उसके पास इतना पैसा कहां से आ रहा था ये कोई नहीं जानता। यही नहीं, संजीव ने अपने गांव में अपने बूढ़े
और कम पढ़े लिखे पिता पर दबाव डालकर और झूठ बोलकर फर्जी तरीके से भाइयों के हिस्से की जमीन भी अपने नाम लिखवा ली थी, जिसका पता चलने पर पिता ने उसे अपनी सभी संपत्तियों से बेदखल कर दिया था। जिसके बाद माता पिता से संजीव के रिश्ते पूरी तरह से खत्म हो गए थे। बस एक उसकी पत्नी गीता थी जो तमाम उत्पीड़न और हिंसा सहते हुए भी संजीव के भाइयों के परिवार से नाता रिश्ता जोड़े हुई थी। मगर एक दिन जब संजीव अपने से आधी उम्र की लड़की नजमा को अपनी दूसरी पत्नी बनाकर घर ले आया तो गीता की बर्दाश्त करने की हद समाप्त हो गई। वो अपने दोनों बच्चों को लेकर हमेशा के लिए अपनी माँ के घर चली गई। उसकी माँ ने जोड़ जुगाड़ करके बेटी की नौकरी बतौर सफाई कर्मचारी एनडीएमसी में लगवा दी तो गीता के लिए जीवन के रास्ते कुछ आसान हो गए। वो अकेले ही अपने दोनों बच्चों को पालने लगी। जब 4 पैसे आने लगे तो उसने दक्षिणपुरी इलाके में एक मकान किराए पर ले लिया और बच्चों के साथ उसमें शिफ्ट हो गई। इधर नजमा से संजीव की शादी की कहानी भी गजब की थी। नजमा झारखंड के गोड्डा की रहने वाली थी। नजमा के भाई काम की आस में कभी कभी दिल्ली आया करते थे और यहाँ वे संजीव के मकान में किराएदार के रूप में ठहरते थे। एक आध बार नजमा भी अपने भाइयों के साथ दिल्ली आई। जब संजीव की नजर कमसी नजमा पर पड़ी तो उसकी कामुक चाहते फड़फड़ाने लगी। योजना के अनुसार उसने नजमा के भाइयों से नजदीकियां बढ़ाई। फिर उसकी नजमा से भी बातचीत शुरू हो गई। संजीव ने नजमा के भाइयों से कहा कि वो उनकी बहन के लिए एक अच्छा रिश्ता देखेगा और उसकी शादी करवा देगा। इस तरह संजीव ने उनके दिल में अपनी जगह बना ली। मौका मिलने पर संजीव एक दिन एक लड़के को साथ लेकर नजमा के गांव पहुंचा और उस लड़के से नजमा के निकाह की बात कहकर वो नजमा को अपने साथ दिल्ली ले आया। यहाँ आकर उसने नजमा को अपने घर में रख लिया और अपनी लच्छेदार मीठी मीठी बातों में फंसाकर उसे अपने साथ शादी करने के लिए राजी कर लिया और एक मंदिर में शादी कर ली। उधर संजीव की पत्नी गीता ने तूफान खड़ा कर दिया। दोनों के बीच जमकर लड़ाई झगड़ा हुआ। शादी के बाद उसने नजमा का नाम गीता रख दिया। दरअसल इसके पीछे उसकी एक चाल थी। सरकारी दस्तावेजों में हर जगह पहली पत्नी के नाम की जगह गीता नाम दर्ज था। अपनी सरकारी नौकरी को संजीव दांव पर नहीं लगाना चाहता था, लिहाजा उसने दूसरी पत्नी का नाम भी गीता रख दिया। दफ्तर के कुछ कागजों में उसने गीता उर्फ नजमा की फोटो भी लगाई थी। इसके अलावा उसने कुछ प्रॉपर्टी अपनी पहली पत्नी गीता के नाम पर खरीदी थी। वो प्रॉपर्टी उसके हाथ से ना निकल जाए। नजमा उर्फ गीता के साथ संजीव मजे से रहने लगा। कुछ दिन तो नजमा के बहुत अच्छे बीते। इतनी धन दौलत और जमीनें देखकर वो बड़ी खुश हुई, मगर जल्द ही उसकी खुशियां काफूर हो गई। संजीव का असली रूप उसके सामने आने लगा। वो गीता की तरह नजमा पर भी जुर्म ढाने लगा। उसे बात बात पर मारने पीटने लगा, गंदी गंदी गालियां देता। नजमा उर्फ गीता उसका ये रूप देखकर घबरा गई। एक तो वो उससे उम्र में दोगुना था, दूसरे उसने उसे शादी के नाम पर ठगा भी था। इन सभी अत्याचारों के बीच नजमा उर्फ गीता प्रेग्नेंट हो गई और तय समय पर उसने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे को पाकर संजीव खुश था, मगर नजमा पर उसका अत्याचार कम नहीं हुआ था। वही उसे ये शक भी होने लगा कि नजमा का किसी और से नैन मटक्का चल रहा है। इस शक के कारण उसकी हिंसा और बढ़ गई, यहाँ तक कि उसने अपने घर के बाहर और अंदर के कमरों में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए ताकि उसे पता चल सके कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके पास कौन कौन आता जाता है। इसी बीच एक दिन मौका पाकर नजमा अपने बच्चे और संजीव के पैसे लेकर एक आदमी के साथ अपने गांव भाग गई। वहां उसने एक अन्य आदमी से निकाह कर लिया। कुछ दिन बाद संजीव भी झारखंड स्थित उसके घर पर आ धमका। उसने कुछ राजनीतिक पहुंच लगाकर नजमा के परिजनों के खिलाफ स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज करवाया और पुलिस के साथ मिलीभगत करके उसके भाइयों और पिता को हवालात में बंद करवा दिया। नजमा के परिजन अनपढ़ और गरीब थे। इस आफत के आगे वे रो पड़े और नजमा से कहा कि संजीव जैसा कहता है वो वैसा करे। संजीव ने नजमा को धमकी दी कि अगर वो बच्चे के साथ वापस दिल्ली नहीं चली तो उसके भाइयों और पिता को कभी जेल से बाहर नहीं आने देगा। नजमा मजबूर हो गई और उस आदमी को छोड़कर संजीव के साथ वापस दिल्ली आ गई। नजमा जब अपने गांव में थी उसी दौरान संजीव की पहली पत्नी गीता की बेटी कोमल को टीबी की बीमारी हो गई।
गीता ने संजीव से इस बारे में बताया और बेटी का इलाज करवाने को कहा। संजीव ने उससे कहा कि वो इलाज तो करा देगा, लेकिन एक शर्त यह है कि वो उससे मिलने उसके दूसरे घर में आया करेगी और उसे नजमा के साथ उसके रिश्ते पर कोई ऐतराज नहीं होगा। बेटी की खातिर गीता ने संजीव की सारी शर्तें मान ली। संजीव ने अपनी बेटी कोमल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया। कोमल के इलाज के बहाने उसने अपने दफ्तर से 7 लाख रुपए भी लिए। अब जब गीता संजीव से मिलने आने लगी तो नतीजा ये हुआ कि वो एक बार फिर गर्भवती हो गई। इस बीच संजीव नजमा के गांव जाकर उसे और अपने बेटे गौरव को भी वापस ले आया। इस तरह अब संजीव के दोनों हाथों में लड्डू थे। समय के साथ गीता तीसरे बच्चे की मां बनी। उसे एक बेटी पैदा हुई जिसकी उम्र फिलहाल 11 साल है। नजमा अक्सर संजीव के साथ अस्पताल में कोमल को देखने जाती थी। वहां उसकी मुलाकात गीता से होती थी। दोनों वहां काफी देर अकेले में रहती थी तो दोनों के बीच बातचीत भी होने लगी। एक दिन नजमा ने अपना दुख गीता के आगे कह दिया। गीता उसका दुख सुनकर हंसी और बोली, तुमने तो अभी कुछ नहीं सहा है जो मैंने उस दरिंदे के हाथों सहा है। धीरे धीरे गीता और नजमा अपने अपने दुख दर्द आपस में बांटने लगी और उनकी मंडली में संजीव की बेटी कोमल भी शामिल हो गई। कोमल अब धीरे धीरे स्वस्थ हो रही थी। इसी बीच कोरोना काल शुरू हो गया, जिससे संजीव का काम लगभग बंद हो गया और वो ज्यादातर समय घर में ही रहने लगा। बीते 3 साल तो नजमा के लिए नरक बन गए, क्योंकि घर में रहने के दौरान संजीव का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। नजमा उसके सामने डर के मारे भीगी बिल्ली बनी रहती थी। यही नहीं, संजीव दूसरी औरतों के साथ भी शारीरिक संबंध रखता था। ये बातें भी नजमा को पता चली तो वो डरने लगी कि कहीं संजीव किसी तीसरी से शादी करके उसे घर पर ना ले आए। एक दिन नजमा ने अपना ये डर गीता के सामने रखा। गीता ने कहा, ये हो सकता है कि जैसे वो मुझे हटाकर तुझे ले आया तो आगे तुझे हटाकर तीसरी को ले आए। उसके पास ना तो पैसे की कमी है और ना घर की। संजीव की हरकतों और प्रताड़नाओं से तंग आकर लगभग 3 साल पहले गीता और नजमा ने संजीव की हत्या का प्लान बनाया, जिसमें गीता की बेटी कोमल भी शामिल थी। गीता और कोमल का सहारा पाकर नजमा में कुछ हिम्मत आई। गीता ने नजमा से कहा, अगर दोनों की जिंदगी से संजीव नाम का कांटा निकल जाए तो कानूनन उसकी बीवी होने के नाते उसकी सारी संपत्ति पर मेरा हक हो जाएगा। फिर उसमें से मैं आधी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दूंगी। नजमा इस आश्वासन पर खुश हो गई। अब तीनों मिलकर संजीव की हत्या की साजिश रचने लगी थी। हत्या करवाने का जिम्मा नजमा ने अपने सिर लिया। उसने कोमल के फोन से अपने घर के लोगों से बातचीत शुरू की और उन्हें अपनी आपबीती सुनाई। संजीव की हत्या की सुपारी नजमा ने अपनी बुआ के लड़के इकबाल को दी। 42 साल का इकबाल झारखंड के गोड्डा में रहता था। नजमा ने उससे कहा कि संजीव की हत्या के बदले में वो उसे पूरे 15 लाख रुपए देगी। 15 लाख का लालच बहुत बड़ा था, मगर इकबाल खुद ये काम नहीं करना चाहता था। वो इसके लिए किसी सुपारी किलर की तलाश में जुट गया। जल्द ही उसने अपने दोस्त और शूटर नयूम अंसारी को इस काम के लिए राजी कर लिया। नयूम गुजरात के वासी में टेलर था और इकबाल भी उसकी दुकान पर काम कर चुका था। इकबाल ने शूटर अंसारी का फोन नंबर नजमा को देकर कहा कि बाकी की सारी बातें वो अंसारी से ही करे। कुछ दिन बाद न्यूम झारखंड से दिल्ली नजमा से मिलने आया। संजीव की गैरमौजूदगी में नजमा न्यूम से एक पार्क में मिली और आगे की सारी प्लानिंग वही हुई। न्यूम ने नजमा से संजीव की बाइक का नंबर ले लिया। यही नहीं, नजमा के कहने पर कोमल ने 20,000 रुपए भी न्यूम के खाते में ट्रांसफर कर दिए और बाकी के पैसे काम हो जाने के बाद संजीव की एक प्रॉपर्टी बेचकर देने का वादा कर दिया। अब नजमा ने कोमल के फोन से न्यूम को घर की एक एक बात बतानी शुरू कर दी। न्यूम ने इस काम के लिए अपने एक अन्य दोस्त मनीष को भी गुजरात से बुला लिया। मनीष का एक चचेरा भाई दिल्ली के लाजपत नगर में रहता है, जिससे उसने काम के बहाने बाइक मांग ली। प्लानिंग पक्की थी। 6 जुलाई की रात 8:30 बजे जब संजीव नजमा और अपने 10 साल के बेटे को साथ लेकर बाइक से चक्की पर गेहूं पिसवाने के लिए निकला, तो नजमा ने निकलने से पहले अपने पास छिपा कर रखे गए कोमल के फोन से ये जानकारी तुरंत न्यूम को दे दी। जैसे ही नजमा का इशारा मिला, दोनों हत्यारे तमंचा लोड करके शिकार का पीछा करने लगे।
चक्की पर गेहूं रखवाकर दीपाले स्कूल के पास जैसे ही थोड़े सन्नाटे में संजीव की बाइक पहुंची, हत्यारों ने उसे ओवरटेक करते हुए रोका और उसके सीने में दनादन कई गोलियां उतार दी। गोली लगते ही संजीव बाइक से गिर पड़ा। साथ ही पीछे बैठी नजमा भी बेटे के साथ गिरी। वो सचमुच बेहोश हुई या उसने नाटक किया, इसका पता नहीं चल पाया, मगर घटना के बाद गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां जमा हो गए। लोगों ने संजीव को पास के ही अस्पताल पहुंचाया। थाना प्रभारी ने जब गीता से सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गई। महिला पुलिस ने नजमा की तलाशी में वो फोन भी बरामद कर लिया, जिसके जरिए उसने कई बार न्यूम से बातचीत की थी। गीता उस नजमा को हत्या के शक में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसने हत्या की साजिश में संजीव की पहली पत्नी गीता, उसकी 21 साल की बेटी कोमल, अपनी बुआ के बेटे इकबाल, शार्प शूटर न्यूम और मनीष के नाम उजागर कर दिए। पुलिस ने सबसे पहले इकबाल को ट्रैप लगाकर झारखंड से पकड़ा। उसने न्यूम के साथ हत्या में शामिल मनीष मिश्रा का नाम बताया। पुलिस की एक टीम तब गुजरात गई और वहां से मनीष को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शूटर न्यूम अंसारी को झारखंड के गोड्डा गांव से गिरफ्तार कर लिया। न्यूम को झारखंड की अदालत से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर दिल्ली लाया गया। आरोपियों के पास से 3 जिंदा कारतूस के साथ .315 बोर का तमंचा और बाइक बरामद की गई। कोमल के पास से हत्या के लिए इस्तेमाल किए गए 3 मोबाइल फोन भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। कोमल सहित सभी आरोपियों को पुलिस ने हत्या के आरोप में जेल भेज दिया है। गीता और नजमा के 3 बच्चे अब अपने चाचा विमल कुमार के साथ रह रहे हैं। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।